साथियों नमस्कार। साथियों आजकल मालदीव काफ़ी चर्चा में है और लक्षद्वीप में हमारे मोदी जी ने जब से विजिट किया है, तब से मालदीव में भी काफ़ी उठापटक हो गई है। मालदीव के 3 नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे भारत के बारे में कुछ न कुछ बयान दिया, जिसके बाद से मालदीव में भी काफ़ी उठापटक हो रही है। इंडिया में भी बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। तो आइए थोड़ा बहुत मालदीव के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, फिर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि भारत ने किस प्रकार से मालदीव की सहायता की है और हमेशा से मालदीव भी इस बात को मानता आया है, लेकिन आजकल मालदीव को ज़्यादा ही आंखें दिखा रहा है और एहसान फरामोश हो रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मालदीव एक एशिया का कंट्री है, ठीक है? हमारे लक्षद्वीप के साउथ में पड़ता है और लक्षद्वीप जैसे ही आइलैंड का समूह है। इसमें करीब-करीब 1100 या 1200 आइलैंड हैं, जिनमें से रहने लायक जो आइलैंड है, वो केवल 187 हैं, जिस पे लोग रह सकते हैं या रह रहे हैं, ठीक है? मालदीव की कैपिटल माले है, सबको पता होगी और इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया। ये रुपया बोलते हैं लेकिन रुपए से ही निकला है ये। आप हैरान होंगे, मालदीव की करेंसी भारत के शब्दों से बनी है। मालदीव के लोग जो पहले वहाँ पहुँचे थे, वो भारतीय थे। मालदीव का काफ़ी हद तक कल्चर भारतीय है। वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, दफ्तर, कई चीज़ों के नाम आपको भारतीय नाम मिलेंगे। तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से मालदीव भारत से लिंक्ड रहा है। तो उसका पहला उदाहरण है रुपया। दूसरा, इनकी लैंग्वेज है, इसे दिवेही बोलते हैं, दिवेही। लैंग्वेज होगी वहाँ की कोई। और मालदीव पूरे एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। मालदीव पूरे एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, ये बात याद रखना है। इतनी बात दिमाग में बैठ गई? आगे बढ़ते हैं। इसकी पॉपुलेशन करीब-करीब 5 लाख है और आप हैरान होंगे, इस 5 लाख में से करीब-करीब 25,000 तो भारतीय हैं, जो करंट भारतीय जिनके पास भारत की सिटीजनशिप है और इनमें से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं और वहाँ पर डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कोई नर्स है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कुछ ना कुछ है। मतलब वहाँ पे जितनी भी मेन चीज़ें हैं, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, जो कुछ भी है, ज़्यादातर ऐसे हैं जो भारतीय हैं। तो उनकी पॉपुलेशन तो अलग से गिननी ही पड़ेगी। ठीक है? और ये सेकंड लीस्ट पॉपुलस कंट्री है एशिया में। एशिया में मतलब सबसे कम जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है नीचे से। ठीक? अगला, हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, मालदीव के बारे में कई सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मालदीव में 2500 साल से लोग रह रहे हैं, 2500 साल से। कुछ साक्ष्य कहते हैं कि नहीं-नहीं 5000 साल से रह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं-नहीं 2000 साल से रह रहे हैं। तो हमेशा हिस्ट्री में जब भी हम रहने की बात करते हैं तो 1000-2000 साल तो ऊपर-नीचे हो ही जाता है। हम एक आध दिन की बात करते हैं आजकल तो, लेकिन हिस्ट्री में जब बात करते हैं तो 1000-2000 साल ऊपर-नीचे यूँ ही हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर करीब-करीब 2500 साल से या 2500 साल से तो लोग रह ही रहे हैं। चलिए ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत में जो लोग यहाँ पर रहने आए थे, वो गुजराती लोग थे। कौन से गुजराती? जो श्रीलंका में जाकर के बसे थे। पहले श्रीलंका में जाकर के बसे और श्रीलंका से फिर मालदीव आए। ऐसा माना जाता है, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? फिर महावंसा एक रिकॉर्डेड टेक्स्ट है वहाँ का, उसके रिकॉर्ड के अनुसार अगर देखें, तो इनके अनुसार श्रीलंका से ज़्यादातर लोग 300 बीसी के आसपास मालदीव में आकर के बसे थे। यानी कि वही जो भारत से श्रीलंका गए और श्रीलंका से फिर यहाँ आए, 300 बीसी के आसपास। 300 बीसी का मतलब हो गया, जब भी बीसी लिखा हो, उसमें 2000 ऐड कर देना या चाहो तो 2023 ऐड कर देना। तो जो भी करंट ईयर चल रहा है, तो 23 तो क्या ही ऐड करोगे, 2000 ऐड कर देना प्लस जो भी बीसी लिखा है वो लिख देना, तो वो असली डेट आ जाएगी जो आप चाह रहे हो। तो करीब-करीब 2300 साल पहले की बात चल रही है। तो 2300 साल पहले वही कि इस टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पर श्रीलंका से लोग आए थे, ऐसा इसमें लिखा है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो और टेक्स्ट हैं उसके अनुसार जो गुजराती लोग श्रीलंका गए थे, वही यहाँ पर आए हैं। तो मोटे तौर पर श्रीलंका हो चाहे भारत हो, यहीं के लोग जाकर के पहले मालदीव में बसे थे। श्रीलंका में भी बहुत सारे भारतीय थे। आप हैरान होंगे, श्रीलंका में अगर देखा जाए तो 2 ही तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक हैं सिन्हालीज़ और एक हैं तमिल्स। एक हैं तमिल्स और एक हैं सिन्हालीज़। वो बात अलग है कि सिन्हालीज़ लोग तमिल लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तमिल लोग भारतीय लोग हैं, तो दोनों में भेदभाव चलता है, वो एक अलग बात है। बट हैं तो दोनों कल्चर एक तरीके से भारत जैसे ही, उनमें से आधा कल्चर तो भारत का है ही है। तो यही लोग जाकर के मालदीव में बसे थे। तो क्या ध्यान रखना है कि मालदीव एक तरीके से भारत के ही लोगों द्वारा बसाया गया द्वीप था या देश था। इसके बाद क्या हुआ मालदीव में? समय के साथ हमें यह भी पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हाल फिलहाल में ये पता चला है, अभी 10-15 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार ये पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम 4000 से 5000 साल पुराना मानते थे, ये दरअसल इतनी पुरानी नहीं है, इससे भी ज्यादा पुरानी है। ये 8000 से 10,000 साल पुरानी है।
अभी हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले कोई करंट अफेयर आया है, उसमें ये चीज पता चली है, राखी गढ़ी के पास हरियाणा में खोज करी है, कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिससे ये बात सिद्ध हुई है। खैर, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें क्या पता चलता है कि यही यहाँ के भी कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, जो कि मालदीव गए थे, और ये लोग करीब करीब आज के 3000 साल पहले या करीब 4000 साल पहले मालदीव में जाकर के बसे थे। कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी मिले हैं, ठीक है ना। मालदीव में जो स्टार्टिंग रिलीजन जाकर के बसा था वो था हिंदुइज्म। सब लोग हिंदू ही थे, जाहिर सी बात है, भारत से जाएंगे तो हिंदू ही रहेंगे। तब तक बुद्धिज्म आया नहीं है, तब तक इस्लाम आया नहीं है, क्रिश्चियनिटी आई नहीं है, क्या था, हिंदुइज्म ही था। हिंदू लोग ही जाकर के वहां बसे थे सबसे पहले। फिर धीरे धीरे हमें यह पता चला कि अहमद शिहाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम काफी लंबा चौड़ा है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उस किताब से हमें यह पता चलता है, इनकी किताब के अनुसार, ये अरब के रहने वाले थे, इनकी किताब के अनुसार यह पता चलता है कि मालदीव में जो पहले सेटलर्स थे, जो पहले लोग आकर के बसे थे, वो कालीबंगा से आकर के बसे थे। कालीबंगा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक स्थल है। कालीबंगा भारत में ही है, ठीक है ना। तो कालीबंगा से आकर के बसे थे और इनका नाम था देहवीज। देहवीज, समझ गए। और ये आए थे अशोका के काल से पहले, जब अशोक का राज्य चलता था पूरी दुनिया में, उससे पहले आकर के ये बस गए थे। तो पहली बात, मालदीव में भारत के ही लोग आकर के बसे थे। कुछ साक्ष्य कहते हैं 2500 साल पहले, कुछ कहते हैं 3000 साल पहले, जिनमें से कुछ लोगों का मानना है कि श्रीलंका से भी आकर के बसे थे, कुछ का मानना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आकर के बसे थे। यानी कि कहीं ना कहीं भारत से ही लिंक है, ये बात दिमाग में बैठ गई। और हाँ, इतना पुराना लिंक है कि जब अशोका का काल था उससे पहले से जाकर के बसे हुए थे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। अभी तक वहां हिंदुइज्म चल रहा है, अशोका से पहले हिंदुइज्म था, फिर अशोका के बाद वहां पर आया था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, और बुद्धिज्म वहां करीब करीब 1300 से 1400 साल तक रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वही वाली बात, गुजरात से आए, साउथ से भी आए, कुछ द्रविड़ लोग थे, जो साउथ के द्रविड़ लोग थे वो भी आकर के यहाँ बसे। और श्रीलंका से तो सिन्हालीज आ ही रहे थे। तो मामला यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आ रहा है। इस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग यहाँ बसे हुए हैं। आप कहोगे साक्ष्य क्या होता है? साक्ष्य का मतलब कुछ पत्थर ऐसे मिले मालदीव में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता थी, कुछ मंदिर ऐसे मिले या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिला जिसको देख करके लगता है कि ये तो इंडिया के मंदिरों जैसा है। कुछ यहाँ पर भवन ऐसे मिले जिनके नाम जो है इंडिया के नाम के अनुसार रखे गए, संस्कृत की भाषा में रखे गए। और आप हैरान होंगे, जो मालदीव नाम है ये भी संस्कृत का है। मालदीव का मतलब होता है माला। माला किसकी? द्वीपों की। द्वीपों की, द्वीपों की माला, गार्लैंड्स ऑफ आइलैंड। तो ये संस्कृत वर्ड है, इनका नाम भी संस्कृत से आया हुआ है। तो कैसे ये कह सकते हैं कि ये हमसे अलग हैं? ये हैं तो भारतीय ही पुराने वाले। हाँ, उनमें धीरे धीरे चेंजेस कैसे आए वो हम देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बुद्धिज्म फैला, करीब करीब 1400 साल तक रहा, और अशोका ने इस बुद्धिज्म को फैलाया था, यानी कि स्प्रेड किया था। ये बात भी दिमाग में बैठ गई, अशोका ने ही मालदीव में बुद्धिज्म को फैलाया था। उसके बाद इस्लाम मालदीव में कैसे आया? आज मालदीव इस्लामिक कंट्री कैसे बन गया? आज पूरे के पूरे मालदीव को इस्लामिक नेशन कैसे घोषित कर दिया गया? वो लोग अपने आप को इस्लामिक नेशन घोषित करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके यहाँ पर एक तरीके से है कि सब धर्म संभाव ना, इस्लामिक नेशन है। वो कैसे बने? ये आया था 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट किंग था इनका, उसका नाम था दोवेमी। दोवेमी, इसने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, और जो ईयर था वो था 1193। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि ईयर 1193 नहीं था, 1153 था। हम कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो, 12वीं शताब्दी थी, ये तो बात सही है। यहां से ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और इसके बाद 6 इस्लामिक डायनेस्टीज यहाँ चली हैं। यह इस्लामिक पीढ़ियां एक के बाद चलती चली गई, और ये करीब करीब 1932 तक मामला चलता रहा। कहता है ना, राजा का बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, राजा वाला सिस्टम चलता रहा 1932 तक। ठीक है साहब, चलाते रहिए आप धीरे धीरे। फिर क्या हुआ? 1887 में, जैसे कि ब्रिटेन वाले हर जगह पहुंचते हैं, यहां भी पहुंच गए, और 87 से लेकर के 65 तक, 1965 तक यहाँ पर ब्रिटिश का शासन रहा। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि आप एक काम करिए, किंग, क्योंकि किंग तो था ही वहां पर, वो बात अलग है कि किंग ब्रिटिशर्स के इशारे पर काम कर रहा था। ब्रिटिशर्स ने किंग से कहा कि काम करते हैं, तुम्हारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है आपके देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, और एक राजा भी होगा। समझ रहे हो? जैसे आप देख रहे होंगे इंग्लैंड में एक रानी होती है वहां की, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इस टाइप का कुछ कर देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है साहब कर दो, तो 1932 में ऐसा कर भी दिया गया। ठीक है साहब। फिर 1968 में जाकर के इसने खुद को रिपब्लिक घोषित किया। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो
कंट्री का मालिक होगा, कंट्री का जो हेड होगा, वो कोई राजा नहीं होगा, वो कोई हायरकी सिस्टम से बना हुआ राजा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा बन रहा है, उसका बेटा राजा बन रहा है, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। ये रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक कौन होता है? जब किसी कंट्री का जो हेड है वो जनता के द्वारा चुना जाए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे हमारे देश में हमारे हेड कौन है? राष्ट्रपति। जनता ने चुने हैं लेकिन इनडायरेक्टली चुने हैं। जनता ने एमपी एमएलए चुने, उन्होंने फिर राष्ट्रपति को चुना, लेकिन है तो जनता के ही चुने हुए। तो इसलिए हम कहते हैं खुद को रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इसने इस सन में अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया। ठीक है साहब, तुमने कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर और चेंजेस आए और 1970 के बाद से इसने खुद को टूरिज्म के लिए विकसित कर लिया। इसने कहा कि भाई हम पे देखो इंडस्ट्री लगा नहीं पाएंगे, हम कोई और व्यवस्था कर नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर हमसे होगा नहीं, यहाँ पर जमीनें ऐसी हैं, तो क्या कर सकते हैं? टूरिज्म के लिए विकास किया जाए। टूरिज्म को धीरे धीरे बढ़ावा देने लगे। ठीक है साहब, बढ़ावा देते रहे। देते देते यहाँ पर इनके एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था अब्दुल गयूम। अब्दुल गयूम ये राष्ट्रपति ठीक काम कर रहे थे, इंडिया के साथ रिलेशंस भी अच्छे थे। अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन इनके अच्छे बने आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल गयूम ने लंबा शासन किया, लेकिन इनके जो विरोधी थे, अब्दुल गयूम के जो विरोधी थे, इन्होंने सोचा कि यार इस इंसान को कुर्सी से हटाओ। विरोधियों ने सेना की मदद लेकर के पूरे मालदीव पर तख्ता पलट करने की कोशिश करी। पहली कोशिश हुई 1980 में, फिर हुई 1983 में, और फिर सबसे बड़ी कोशिश हुई 1988 में। उन्होंने कब्जा कर भी लिया था, पूरे मालदीव पर कब्जा कर भी लिया था विरोधियों ने। तब मालदीव ने कहा दुनिया से कि भाई ऐसा है, हमें बचा लो। दुनिया वालों से मालदीव गुहार लगा था, फिर श्रीलंका से बोला हमें बचा लो, हमें बचा लो। इधर सिंगापुर से बोला हमें बचा लो, हम पे तख्ता पलट हो गया है। इधर इनसे बोला, अरब वालों से हमें बचा लो। पाकिस्तान से बोला हमें बचा लो, कोई नहीं आया। मालदीव इस्लामिक कंट्री तो था ना उस वक्त, कोई भी इस्लामिक देश इसकी मदद करने नहीं आया था। फिर ये बोला यूएसए से, यूएसए बोला हम तो बहुत दूर हैं, हम कैसे आएंगे, हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम नहीं आ पाएंगे। यूएस ने बहाना बना के मना कर दिया। उसके बाद इसने बोला अंग्रेजों से कि भैया अंग्रेज, तुम इतने साल हम पे राज करके गए हो, कुछ तो मदद करो। अंग्रेजों ने कहा देखो हमें भी दूर पड़ेगा मामला, ऐसे भी आएंगे तब भी दूर पड़ेगा, तुम एक काम करो, इंडिया से मदद क्यों नहीं मांगते? मालदीव ने कहा अच्छा इंडिया से मत मांगे, हाँ हम तो भूल ही गए थे। मालदीव ने फिर मदद मांगी इंडिया से। भारत ने कहा ठीक है, आए हो खाली हाथ नहीं जाओगे। 10 घंटे के अंदर अंदर भारत ने फौज भेजी और पूरे मालदीव को विरोधियों से खाली करा दिया। यानी कि इनका जो तख्ता पलट होना था, जो वहां पर विरोधी कब्जा करके मालदीव को एक अलग ही दुनिया बनाना चाहते थे, उन सबको वहां से भगाया और पुनः इनको राष्ट्रपति वहां पर स्थापित करवाया। तब से मालदीव में एक सिस्टम चला आया है, एक प्रथा चली आई है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट नया चुना जाएगा तो वो पहले भारत की यात्रा करेगा और भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। और ऐसा होता भी आया, क्योंकि ये लोग भारत के एहसान को मानते थे, ये भी मानते थे और मालदीव की जनता भी मानती है, मालदीव के बाकी सांसद भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तब से ये प्रथा चली है कि जब भी कोई राष्ट्रपति आएगा भारत के प्रधानमंत्री से आके मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2-3 महीने पहले जब मोहम्मद मुइज्जू को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया, तो वो भारत आने के बजाय पहले टर्की गया और फिर भारत और चाइना में चाइना पहले गया, वो भारत आया ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है और वो चाइना के सपोर्ट का ही आदमी है। कैसे है उस पर बात करेंगे। खैर, ये तो भारत ने मदद करी सो करी, इसके अलावा छोटी मोटी मदद भारत करता ही रहता है। जैसे 2004 में सुनामी आई, सुनामी में काफी कुछ बर्बाद हो गया, मालदीव काफी हद तक उसमें उसके चीजें फ्लडेड हो गई, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी फौज भी भेजेंगे, पैसा भी भेजेंगे, तुम टेंशन मत लो। भारत ने पूरी मदद करी थी इसकी, और ये उस एहसान को भी मानता है। उसके बाद 2014 में इनके यहाँ पीने के पानी की समस्या हो गई। कहते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी आसपास है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था, व्यवस्था ही नहीं थी। भारत ने प्लांट लगवाए पानी के, तुम पानी पियो। जिस देश के पास पीने के लिए पानी नहीं था, वो आज भारत से पंगा लेने की सोच रहा है। ठीक है साहब, आपके लिए ये क्राइसिस को भी दूर किया। और फिर 2020 में जब कोरोना आ गया, तो कोरोना काल में हमने उनको दवाइयां पहुंचवाई, मास्क पहुंचवाए, वैक्सीन पहुंचवाई सबसे पहले। उसके अलावा पैसा दिया, हमारा टूरिज्म वहां सबसे ज्यादा बढ़ा, हम लोग टूरिज्म के मामले में नंबर 1 पे आ गए। कहाँ मालदीव में चाइना नंबर 1 पे रहता था टूरिज्म में, इंडिया नंबर 1 पे आया और उसकी अर्थव्यवस्था को संभाला। इस चीज को वो लोग मानते भी थे। लेकिन मालदीव में एक गड़बड़ हो गई है। मालदीव में गड़बड़ ये हुई कि समय के साथ मालदीव में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बहुत होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस्लाम है, तो इस्लाम के लोगों को इस्लाम के लोग आसानी से भड़का लेते थे अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी की वजह से।
अब कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बेकार हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बट कुछ चुनिंदा लोग जिनका मकसद है डिस्टर्बेंस पैदा करना पाकिस्तान में, वो यहाँ भी अपना इन्फ्लुएंस कर रहे थे। धीरे धीरे यहाँ पर आईएसआईएस भी घुसने लगा। आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया, वो लोग भी यहाँ पे आने लगे। बोले अब तो जिहाद करेंगे, हम सबको मिल करके जिहाद करना है, हमारा मकसद जिहाद है, जिहाद है। धीरे धीरे अरब कंट्रीज भी अपना इन्फ्लुएंस करने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेडिकलिज्म बढ़ गया। उसी रेडिकल सिस्टम में कुछ ऐसे नेता पैदा हो गए जिन नेताओं को जरूरत थी पैसे की। इन्हें एक तो पैसा चाहिए था और इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था, मॉरल सपोर्ट किसी बड़े देश का मिल जाए। इन दोनों चीजों को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है एक फालतू बैठे देश के साथ जिसका नाम है चाइना। वो बैठा ही इस चक्कर में। मोहम्मद मुइजू उनमें से एक है। उसको वोट देने वाले ये लोग हैं, इसको सपोर्ट करने वाले ये लोग हैं, और इसका दिमाग फिराने वाले ये लोग हैं। इन सब ने मिलकर इस नेता का ऐसा दिमाग फिराया कि ये जब अभी चुनाव का प्रचार कर रहा था तो इसने इंडिया के अगेंस्ट स्लोगन दिए थे। इंडिया, इसने कहा कि इंडिया को हम बाहर कर देंगे अपने देश से, इंडिया की जो भी फौज हमारे देश की रक्षा करती है हम हमें नहीं चाहिए, ले जाओ यहां से, हम इंडिया को चाहते ही नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट के बैनर बनवाए थे, उसको रैली में लेके जाता था और इंडिया के खिलाफ बातें करता था, लोगों को भड़काता था। और इस तरीके से इसने बातों को पिरोया कि लोग इसकी बातों में आए और इसको वोट मिले और ये जीत गया। चाइना ने इसको फंडिंग वगैरह करी होगी, पैसा वगैरह दिया होगा, है उसके पास। चाइना ने अपने मन की कर ली, इसको जितवा दिया, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के बाद इसने क्या किया, इसने गलती ये कर दी कि ये अकड़ में रहा। एक जगह इसकी मुलाकात भी हुई थी COP28 में मोदी जी से, मिलके नॉर्मली आ गया। मोदी जी ने समझा होगा, अरे यार तू काहे को इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाता है यार, नॉर्मल रहे, काहे को चक्कर में पड़ रहा है। इसने कह दिया हाँ रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। मोदी जी ने कहा अच्छा ज्यादा अकड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे कुछ नहीं करना, लक्षद्वीप जाना है, 4 फोटो खिंचानी है, एक ऐसे एंगल में खिंचानी है, एक ऐसे एंगल में खिंचानी है, एक ऐसे खिंचानी है, एक ऐसे कुछ लिखते हुए फोटो खिंचानी है। मोदी ने 4-5 फोटो खिंचा के डाल दी, लोगों से कह दिया लक्षद्वीप आइए, बढ़िया जगह है। तो मोदी जी ने जैसे ही यात्रा करी, उसके बाद मालदीव में 3 सांसदों ने बयान दे दिया सामने से। देखो, जिस इंसान में पेशेंस नहीं होता ना, वो सामने से गलती करता है, और जो आदमी मजा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो इंतजार करता है सामने वाले की गलती का। मोदी जी ने किसी से ये नहीं कहा कि मालदीव मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ, किसी से ये नहीं कहा कि तुम लक्षद्वीप जाना, मालदीव मत जाना, ये नहीं कहा है। सिर्फ ये कहा है कि लक्षद्वीप जाके आओ, अच्छा लगेगा। लेकिन जो आदमी हल्के मन का होता है ना, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो क्या समझता है, छुपा हुआ मैसेज समझ जाता है। कैसे समझता है, नेगेटिव वे में, कि अच्छा लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि मालदीव की बुराई कर रहे हैं, ठीक है। उसने बयान दे दिए 3 सांसदों ने, हम भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। इतने में वो फंस गए। वहीं मालदीव आ गया लाइट में, चर्चा में आ गया, और सब जगह उसकी बुराई होने लगी। तब जाकर के हमारे देश के जो बॉलीवुड वाले हैं या जितने भी लोग ये घूमने जाते थे ना, सेलिब्रिटी लोग, इनको भी होश आया, करे हाँ लक्षद्वीप भी तो जा सकते थे, हम तो मालदीव चले जाते थे। इन्होंने भी अपने नाम कमाने के लिए ट्वीट कर दिया कि आज से हम लोग इंडिया के आइलैंड्स में घूमने जाया करेंगे, मालदीव को हम बॉयकॉट करेंगे, हमारे देश के बारे में मालदीव ने ऐसे कैसे कह दिया, हम मालदीव को बॉयकॉट करेंगे। और बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा, बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मालदीव का जो राष्ट्रपति है, ये चाइना गया हुआ है 5 दिन की यात्रा पे। बात सुनना, 5 दिन की यात्रा पे गया हुआ है, अभी शायद इसका यात्रा कल परसों ही खत्म हुई है। 5 दिन की यात्रा पे गया हुआ था, उसी यात्रा के दौरान ये माहौल बन गया पूरा। और इसने जाके चाइना में कहा कि भैया चाइना अब हमें बचा लो, हमारा टूरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इंडिया ने बॉयकॉट मालदीव कर दिया है, हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट आएगा नहीं, क्योंकि 90% जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहा था वो इंडियन ही था, अब वो आएगा नहीं, तुम प्लीज अपने टूरिस्ट भेज दो ज्यादा से ज्यादा। चाइना ने कहा कि हम भी तो टूरिस्ट बहुत भेजते हैं बहुत सारे, उसका क्या। बोले भैया आप भेजते हो, लेकिन कोविड काल में इंडिया ने बहुत ज्यादा भेज दिए थे, तो इंडिया के यहाँ पर काफी मालदीव को लेकर चर्चा होने लगी है, अब तो इंडिया आएगा नहीं तो आप भेज दो। चाइना ने कहा चलो देखेंगे देखेंगे। चाइना ने इसे 3-4 दिन तक तो भाव ही नहीं दिया था। राष्ट्रपति चाइना का शी जिनपिंग इनसे मिलने भी नहीं आया, मुइजू से, क्यों मुइजू उसके नाम पे पकड़ता था, चाइना के नाम पे, मिलने तक नहीं आया। फिर जब चाइना को लगा कि अब मौका अच्छा है, अब आ जाना चाहिए, तब चाइना का राष्ट्रपति इससे मिलने सामने आया और लास्ट वाले दिन इससे थोड़ी बहुत मुलाकात करी और इसे लॉलीपॉप पकड़ा दी। अच्छा ऐसा है, हम कोशिश करेंगे दोनों रिश्तों में अच्छा हो, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तुम्हारे यहाँ करें, हम कोशिश करेंगे कि दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ें। ऐसे कॉमन से आंसर दिए जो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो ये चीज देकर के इसे यहाँ से लौटा दिया। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे स्टोरी क्या बनती है, स्टोरी ये बनती है कि मालदीव बिना भारत के नहीं टिक सकता। चाइना ने बिना एक भी पैसा खर्च किए मालदीव और भारत के रिश्ते खराब करा दिए।
मालदीव का एक बेवकूफ राष्ट्रपति ने बिना कुछ सोचे समझे अपने देश की इकोनॉमी डुबा दी है। चाइना के तो मजे आ गए, उसका तो एक पैसा नहीं गया। जो गलती हुई इनके 3 सांसदों की हुई, जो गलती हुई इसके राष्ट्रपति की हुई, और पूरा पूरा मालदीव डूब गया। अब चाइना ये क्यों करना चाहता था? चाइना चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस रहे। चाइना ये सब क्यों करता है? चाइना चाहता है इंडियन ओशियन में उसका इन्फ्लुएंस रहे। यहाँ पर तंजानिया की तरफ कोई पोर्ट लेने की कोशिश करेगा, कभी केन्या की तरफ पोर्ट लेने की कोशिश करेगा, कभी सोमालिया की तरफ बंदरगाह पर निवेश करने की कोशिश करेगा, कभी कोशिश करेगा कि ईरान में भी ले लूं एक, पाकिस्तान में तो ग्वादर उसने ले ही रखा है, और इधर मालदीव उसने पकड़ लिया। तो इस तरीके से क्या करेगा? और श्रीलंका में हम्बन टोटा उसने ले ही रखा है। कई सारे पोर्ट्स को जोड़ करके ये एक ऐसी माला टाइप की बनाना चाहता है जिसके जरिए भारत को घेर सके। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। यहां पर क्या है कि मालदीव वाला एंगल नहीं आ पा रहा था, चाइना को ये चाहिए था एक, तो चाइना ने ये भी नारियल फोड़ लिया। लेकिन इससे चाइना को कुछ खास फायदा नहीं होने का, चाइना को उल्टा नुकसान होना है। नुकसान क्यों होना है? क्योंकि मालदीव में आज तो तुमने उठापटक कर दी, मालदीव के बाकी सांसद जितने भी है ना, वो जानते हैं कि चाइना की हकीकत क्या है, वो जानते हैं कि इंडिया क्या है, वो जानते हैं कि ये सब क्या है। तो मालदीव में 2-4 लोग ही हैं जो गड़बड़ हैं, जो रेडिकल आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, उन्हीं की गलती की वजह से मालदीव भुगतेगा। जैसे ये हटे, मामला ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक इतना डैमेज हो चुका होगा कि लक्षद्वीप हमारा पूरी तरह से बन चुका होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी सारे प्रोजेक्ट चालू कर दिए गए हैं, और इसराइल ने भी बोला है कि हम लक्षद्वीप में एक अपना डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, यानी समुद्र के पानी को साफ पानी बनाने की एक मशीन जो होती है, प्लांट जो होता है वो लगाएंगे। टाटा ने भी कह दिया है कि हम यहाँ पर होटल बनाएंगे जो ताज होटल के तर्ज पे होंगे। तो अब लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्लांट लगेगा, काफी सारे एयरपोर्ट्स बनेंगे, काफी सारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चालू होंगे, जिससे कि लक्षद्वीप भी टूरिज्म का हब बन सके। तो जब तक मुइज़ो की सरकार जाएगी तब तक लक्षद्वीप एक दूसरा मालदीव बन चुका होगा। तो मालदीव को तो हो गया है इकोनॉमिक नुकसान, लेकिन चाइना को कुछ फायदा नहीं हो पाया है, क्योंकि चाइना ऐसे कई द्वीपों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा। अब सब देश समझ गए कि ये करता क्या है। पहले कर्ज दे के फंसाता था, अब द्वीपों पे कब्जा करके इस तरीके से इन्फ्लुएंस करके फंसा रहा है, लेकिन समझ सब गए इससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया ने भी यूएसए के साथ काफी अच्छे संबंध कर लिए हैं, और यूएसए का भी एक जो मिलिट्री का बेड़ा है, मिलिट्री का जो एक दल है, वो यहाँ पर रहता है डीगो गार्सिया में। यहीं पर एक आइलैंड है डीगो गार्सिया, मालदीव के जस्ट नीचे है। वहां पर यूएस की आर्मी हमेशा रहती है। तो यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ ज्यादा बढ़े, तो यूएस भी कोई ना कोई चाल खेलता रहेगा और इसकी काट करता रहेगा। इन सब में कुछ नहीं होगा, मालदीव बस एक और कमजोर देश बन के रह जाएगा, जिसे अंत में भारत पर ही निर्भर करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चाइना के पूरे जाल में फंस करके ये रियलाइज कर लेगा कि चाइना ने इसे सिर्फ बर्बाद किया और कुछ नहीं। चाइना एक्सपोज होगा। ये सेम वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ था। श्रीलंका को तो कर्ज में फंसा के कर दिया था, यहाँ कर्ज में नहीं फंसा पाया है, लेकिन आइडियोलॉजिकली जो उसको फंसाया है, इकोनॉमिक जो उसको नुकसान करवा रहा है, ये ठीक वैसी ही स्थिति करेगा जो श्रीलंका की हुई थी। श्रीलंका पहले बड़ा चाइना चाइना करता था, इंडिया को सुनता ही नहीं था। अब श्रीलंका की ऐसी गत कर दी है कि श्रीलंका भैया भूल के भी चाइना की तरफ देखता नहीं है, अब सब कुछ है इंडिया ही है। ऐसे ही 2-3 साल इसे मौज काटने दो मालदीव को, बाद में जो कुछ भी है इंडिया ही है। और जितने भी अरब देश इसके हितैषी बनते हैं ना, कोई किसी के काम नहीं आता। जब इकोनॉमी डूबती है कोई काम नहीं आता। कल को इसका तख्ता पलट हुआ था, कोई काम नहीं आया था। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए? बस ये पता होना चाहिए कि बहुत पुराना आइलैंड है। सबसे पहले यहाँ हिंदुइज्म था, फिर यहाँ पर बुद्धिज्म आया, फिर यहाँ पर इस्लाम आया, इस्लाम के बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद ये फिर से इस्लाम ही रहा, लेकिन रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक यानी कि जनता चुन रही है। उसके बाद यहाँ पर टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ने लग गया, और टूरिज्म की आड़ लेकर के यहाँ पर रेडिकलाइजेशन बढ़ गया, यानी कि कट्टरता बढ़ गई। और रेडिकलाइजेशन का फायदा उठाए हैं दो दो देश, एक है पाकिस्तान प्लस उसके जैसे देश, दूसरा है चाइना। और इसकी वजह से अंत में लॉस किसको हो रहा है? मालदीव। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।